Hello everyone, welcome to today's class. I am Kavita Goyal and you are watching my YouTube channel Advanced Studies. So आज के अपने इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन। मेरा वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगी। और अगर आपको वैदिक पीरियड एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य जानने हैं या फिर उसका जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर को समझना है तो मेरे चैनल पे इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो गाइज़, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज़, अगर वैदिक काल की बात करें तो जैसे कि मैंने अपने जब ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल जो है इसमें शिक्षा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं ये था कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सके, व्यक्ति आध्यात्मिक कर्म करे, अच्छे कर्म करे, अच्छा आचरण करे और उसके बाद उसको फाइनली मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही कहीं ना कहीं वैदिक एजुकेशन जो है वो पूरी ऑर्गेनाइज की गई है। और वैदिक एजुकेशन जो है इसके क्या क्या गुण थे या क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, ये यहाँ पे अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके गुणों की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाता है आपका फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन का मतलब होता है कि जो वैदिक काल था यहाँ पे इस समय पे निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी वैदिक काल में। जो बच्चे होते थे गुरुकुलों में जो पढ़ने जाते थे, जैसे आपको पता है कि वैदिक काल में बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, तो जो वैदिक काल में बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे इनके रहने की, खाने की, पढ़ने की सबकी फ्री व्यवस्था होती थी। और इनके जो भी खर्च होता था, जो भी व्यय होता था गुरुकुल का, वो सभी गुरु दक्षिणा के द्वारा, दान के द्वारा, इस तरीके से ये सारी चीज़ें पूर्ण की जाती थी। नेक्स्ट आता है ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखिए, इसका क्या मतलब है? शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ से मतलब ये होता है कि वैदिक काल में जो एजुकेशन थी ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका व्यापक अर्थ होता था। जो वैदिक काल में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी वो सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ अध्यात्म का ज्ञान देने के लिए दी जा रही है या भौतिक ज्ञान देने के लिए दी जा रही है। वैदिक काल में एजुकेशन को देते समय उन सभी उद्देश्यों को और उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था जिससे व्यक्ति को जिसका सामना व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी करना पड़ता है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के एजुकेशन दी जाती थी। जैसे कि जब एजुकेशन बच्चे की ख़त्म भी हो जाए, बच्चा अपना ज़िंदगी जीने लग जाए आगे, तो भी उसके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति ना रहे। वो हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखे कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जैसे इंसान को काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति कैसे उन सिचुएशंस का सामना करेगा, कहीं ना कहीं टास्क के थ्रू उन लोगों को गुरुकुल में ये चीज़ें भी सिखाई जाती थी। नेक्स्ट आता है ब्रॉड एम ऑफ एजुकेशन। जैसे कि अब हमने ब्रॉड मीनिंग पढ़ लिया, अब आता है ब्रॉड एम। भाई, ब्रॉड मीनिंग का मतलब क्या था कि व्यापक अर्थ था शिक्षा का, अब उद्देश्य भी व्यापक था। तो क्या उद्देश्य था शिक्षा का व्यापक उद्देश्य? तो देखिए, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य यही था कि जो एक बच्चा है उसका हर तरीके से विकास हो, मतलब कि शारीरिक विकास हो, वो फिजिकली स्ट्रांग बने, मानसिक विकास हो, मेंटली भी उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, चरित्र के उसके निर्माण हो, उसका सामाजिक विकास हो, वो समाज से राष्ट्र के कर्तव्यों को समझ सके, जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो देश है, उसके जो भी मतलब कह सकते हैं कर्तव्य होते हैं उनको वो समझ सके। तो इस उद्देश्य के साथ कहीं ना कहीं शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी। और सबसे मेन एम तो हमने आपको बताया ही कि जो वैदिक एजुकेशन का जो मेन एम था वो कहीं ना कहीं यही था कि इंसान को ऐसा बनाया जाए, इतना अच्छा बनाया जाए, इतने अच्छे गुण उसमें डाले जाएँ कि फाइनली उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट आता है ब्रॉड कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन। भाई, अब अगर एम इतने ब्रॉड थे, मीनिंग उसका इतना ब्रॉड था एजुकेशन का, तो डेफिनेटली उसका जो कैरिकुलम होगा वो भी ब्रॉड रहा होगा। तो अगर हम वैदिक काल की बात करें कि वैदिक काल में आखिर क्या एजुकेशन जो था वो आपका कैसा था, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में जो एजुकेशन सिस्टम, जो कैरिकुलम था, उसमें आपके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की चीज़ों को शामिल किया गया था। भौतिक का मतलब हो गया फिजिकली चीज़ें, जैसे कि कृषि करना, पशुपालन करना, इस तरह की चीज़ें शामिल थी। और आध्यात्मिक में जैसे नीति शास्त्र हो गई, हवन हो गए, और जो भी मंत्रों का उच्चारण है, ग्रंथों का पढ़ना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें शामिल थी, इनको सिखाई जाती थी गुरुकुल के द्वारा। नेक्स्ट आता है ऑलराउंड डेवलपमेंट। देखिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि गुरुकुल में बच्चों को का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की सोची जाती थी, बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा जाता था, जिससे कि बच्चा जो है वो एक अच्छा व्यक्ति बन सके, उसका हर तरीके से अच्छे से विकास हो सके, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, हर तरीके से उसका विकास हो सके और फाइनली वो मोक्ष को प्राप्त कर पाए। ओके, नेक्स्ट आता है एजुकेशनल
एजुकेशन फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। इसमें आप कह सकते हो कि जो इसमें जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी वो ऐसी एजुकेशन थी कि जिससे कि जो बच्चा है मतलब ऐसी एजुकेशन थी कि जो गुरुकुल में जो गुरु एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता था। जैसे हम लोग के यहाँ स्कूल होते हैं आजकल, प्रिंसिपल जो होते हैं वो सारा स्कूल का काम देखते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी मैनेजर्स का कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का प्रेशर होता है। लेकिन जो गुरुकुल होते थे वहाँ पे जो शिक्षा किस तरह से प्रोवाइड करानी है, क्या नीतियाँ बनानी है, क्या नियम बनाने हैं, ये सारी चीज़ों के लिए वो बिल्कुल फ्री थे। वो जैसे चाहे वैसे एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक्सटर्नल कंट्रोल की जो अगर हम बात करें तो वो फ्री था एजुकेशन में। ठीक है, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं था। तो ये भी कहीं ना कहीं वैदिक एजुकेशन के लिए एक अच्छी चीज़ थी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट एंड इफेक्टिव टीचिंग। अगर हम बेस्ट और इफेक्टिव टीचिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं बेस्ट और इफेक्टिव टीचिंग का डेवलपमेंट आपका वैदिक काल में ज़रूर हुआ है, क्योंकि वैदिक काल एक ऐसा काल था कि जिसमें आपकी काफ़ी सारी, आप बोल सकते हो कि जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं, हम लोगों ने बीएड में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो टीचिंग मेथड्स का काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि जो हमारी क्वेश्चन आंसर मेथड होता है या हमारा जो एक्सप्लेनेशन मेथड होता है, जिसे हिंदी में व्याख्यान विधि कहते हैं, अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, इस तरह विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड, ये काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं वो आपके वैदिक काल में मतलब एक तरह से डेवलप हुए। वैदिक एजुकेशन के थ्रू गुरुकुल में गुरुओं द्वारा ये डेवलप किए गए। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे एजुकेशन में एक अच्छी चीज़ है जो हमें वैदिक काल से मिलती है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन और सोसाइटी में एक तरह से कह सकते हैं सामंजस्य की बात यहाँ पे कही गई, समन्वय की बात यहाँ पे कही गई कि धर्म में और सामाजिकता में समन्वय किस तरह से लाया जाए। देखिए यहाँ पे क्या होता था, गुरुकुल में बच्चों को धार्मिक चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी, आध्यात्मिक चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी, साथ में साथ सोसाइटी के बारे में भी बताया जाता था। और इनको इस तरह की शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी कि ये आगे जाके सोसाइटी में एक कोऑर्डिनेशन बना पाएँ और चीज़ों को इस तरीके से करें जिससे कि इनका सोसाइटी में मतलब भी अच्छे से अपने जीवन को निर्वाह कर पाएँ। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन लाइफ ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। देखिए जो गुरुकुल थे वैदिक काल में, इनमें यहाँ जो टीचर जो गुरु हुआ करते थे या जो शिष्य हुआ करते थे, इनकी लाइफ काफ़ी नियमों से जुड़ी हुई थी, काफ़ी डिसिप्लिन जीवन ये अपना जिया करते थे अनुशासन के साथ। इसमें काफ़ी सारे नियम होते थे जो कि सिर्फ शिष्यों के लिए ही नहीं होते थे, गुरुओं के लिए भी होते थे। गुरु भी नियमों का पालन करते थे और उनको देख के शिष्य ये चीज़ उनसे सीखते थे कि आखिर हमें किस तरह से, और हमें भी उन नियमों का पालन करना है, उस तरीके से रहना है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो गुरुकुल की लाइफ होती थी वो काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ हुआ करती थी। गाइस, बीच में रोकते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लाइव सेशंस, अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपका बीएड CSGM यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से, और अगर आप बीएड का जो फर्स्ट पेपर है आपका सेकेंड ईयर का, उसकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो 10 डेज़ की लाइव क्लास मैं गूगल मीट पे प्रोवाइड करा रही हूँ स्टूडेंट्स को। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। इसके लिए चार्जेस अप्लाई हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गुड रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल्स। जो गुरु और डिसाइपल्स के बीच का रिलेशन था वो कैसा था? बहुत ही अच्छा रिलेशन था इस टाइम पे, क्योंकि जो गुरु होते थे वो शिष्यों को मतलब एक प्यार देते थे और जो शिष्य होते थे वो भी अपने गुरुओं का सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का जो एक बॉन्ड होता था, एक रिलेशनशिप होता था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सपेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। देखिए एक्सपेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है कि संस्कृति का प्रसार व परिरक्षण। तो देखिए वैदिक एजुकेशन में बच्चों को ये सिखाया जाता था, शिष्यों को सिखाया जाता था कि किस तरीके से उन्हें अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, उसे आगे बढ़ाना है, उनके नियमों को मानना है, करना है, और साथ ही किस तरह से उनका संरक्षण करना है, उनकी क्षति नहीं होने देनी है, उन्हें ख़त्म नहीं होने देना अपनी संस्कृति को। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान देके और सामाजिक चीज़ों से जोड़ करके, सब चीज़ों से उनको कहीं ना कहीं अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में सिखाया जाता था, जिससे कि वो आगे जाके उनका संरक्षण भी कर पाए, मतलब प्रिजर्वेशन भी कर पाए, और एक्सपेंशन यानी कि उनका प्रसार भी कर पाए। ओके, नेक्स्ट आता है प्योर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। वैदिक काल के लिए ये हम बहुत अच्छा पॉइंट है जो निकल के आया कि भाई वैदिक काल की जो एजुकेशन थी ये प्योर एजुकेशन थी, प्योर इंडियन एजुकेशन थी, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम जो था वो हमारा इंडियन था, इसमें कोई भी वेस्टर्न चीज़ें जो है वो मिली नहीं हुई थी।
कहीं ना कहीं इसी कारण इस वैदिक एजुकेशन को बहुत अच्छा माना